टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे, जो किसी भी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुसार एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। किसी भी देश में, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से न्यायपालिका का, किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी भी देश का निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जो है, यह एक संवैधानिक संस्था है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका चर्चा अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में किया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। तो कभी पूछता है कि निर्वाचन आयोग एक है संवैधानिक, सांविधिक या कानूनी या इनमें से कोई नहीं, तो हम बताएंगे कि निर्वाचन आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? तो क्योंकि इसका चर्चा ऑलरेडी भारत के संविधान में किया गया है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में। निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया। संविधान का अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है। क्यों? क्योंकि यह केंद्र व राज्य दोनों के लिए समान है। चुनाव आयोग जो है यह एक अखिल भारतीय संस्था है। यह कैसे कह सकते हैं हम? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह राज्य और केंद्र सरकार दोनों के लिए यह समान है। यह राज्यों में होने वाले पंचायत व निगम चुनावों से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। यह भी हम यहाँ से याद रखेंगे। भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आज, इलेक्शन कमीशन, यह भारत का इलेक्शन कमीशन, राज्य का इलेक्शन कमीशन नहीं, भारत का इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 के अनुसार इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 324 में ही यह कहा गया है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे इसमें निर्वाचन आयोग में, मतलब कि इलेक्शन कमीशन में। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग स्थापित हुआ था। कब? तो 25 जनवरी 1950 को, जबकि 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर, याद होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पढ़े थे, फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कर दिया गया। कब? तो 28 जनवरी को, जबकि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। शिव कुमार सिंह पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। शिव कुमार सिंह तथा कल्याण सुंदरम का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में लगभग 9 वर्षों तक का कार्यकाल रहा। मतलब क्या, भारत के निर्वाचन आयुक्तों में से, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों में से सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? तो शिव कुमार सिंह और कल्याण सुंदरम का। और भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो हम बताएंगे शिव कुमार सिंह, या पहले इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 1950 से लेकर 1989 तक यह एक सदस्यीय संस्था थी। 1950 से लेकर 1989 तक निर्वाचन आयोग था भारत का, यह एक सदस्यीय संस्था थी। मतलब क्या, इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होता था। तारकुंडे समिति 1975 में जिसका गठन किया गया था, ने पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बनाने की सिफारिश की थी। किस कमेटी ने निर्वाचन आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बनाने की सिफारिश की थी? तो तारकुंडे समिति ने। 1989 में तारकुंडे समिति के सिफारिश पर निर्वाचन आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। यहाँ पर पहली बार लिखा हुआ, इसका मतलब है कि फिर दोबारा भी यह कभी ना कभी यह बनी है। पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया, लेकिन
1990 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर इसे एक सदस्यीय संस्था बना दिया गया। मतलब क्या 1989 में इलेक्शन कमीशन जो है यह पहली बार एक सदस्यीय तारकुंडे समिति के रिकमेंडेशन पर बनी थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के रोक आदेश पर इस इलेक्शन कमीशन को 1990 में पुनः फिर एक सदस्यीय कर दिया गया। यह भी हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद फिर एक समिति आई इससे संबंधित, इलेक्शन कमीशन से संबंधित गोस्वामी समिति। याद रखिए गोस्वामी समिति का संबंध किससे है तो बता सकते हैं निर्वाचन आयोग। गोस्वामी समिति की सिफारिश पर 1993 में इसने एक सिफारिश की थी कि निर्वाचन आयोग जो है इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मतलब क्या गोस्वामी समिति के सिफारिश पर रिकमेंडेशन पर इलेक्शन कमीशन को त्रिसदस्यीय बनाया गया। यह भी हम कह सकते हैं। अभी तक जिस दिन से इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ 25 जनवरी 1950 और आज 2021 तक इलेक्शन कमीशन में एकमात्र महिला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी है। जिस तरह से आपको याद होगा अभी तक 70-72 साल हो गया है भारत की आज़ादी का, लेकिन अभी तक एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला नहीं बनी है। सिर्फ न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर एकमात्र महिला कौन तो BS रमा देवी एकमात्र महिला है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी है। यह हम लोग थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के संबंध में समझने का प्रयास किए। अब देखते हैं इसके संबंध में कुछ और अन्य बातों को समझने का प्रयास करते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित। उनकी योग्यता का चर्चा जब भी कहीं पूछे कि इलेक्शन कमीशन में कौन बन सकता है सदस्य, तो संविधान में इनकी योग्यता का चर्चा नहीं किया गया है। बस इतना कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। मतलब कि संविधान में कोई भी योग्यता, कोई भी क्वालिफिकेशन का चर्चा निर्वाचन आयोग के सदस्यों या अध्यक्षों के लिए नहीं किया गया है। तो कौन बनेंगे तो IAS IPS रैंक के जो अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होंगे, उन्हें ही इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा। यह आप याद रखेंगे। योग्यता के बारे में जब भी पूछे तो आप यही लिखेंगे आप। इनकी नियुक्ति कौन करती है? अपॉइंटमेंट्स तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन व्यवहार में हम बता सकते हैं COM का मतलब क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर, मतलब क्या सिफारिश पर। व्यवहार में यदि देखा जाए तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग में सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। इसके लिए कोई कॉलेजियम व्यवस्था नहीं है, यह भी हम याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग के सिलेक्शन के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था है, उस तरह से इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति के लिए कोई कॉलेजियम व्यवस्था नहीं है। यह भी हम यहाँ से याद रखेंगे। तो क्या देखेंगे हम लोग? व्यवहार में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इस संदर्भ में कोई भी कॉलेजियम व्यवस्था नहीं है। अब देखते हैं टेन्योर कितना है इसका, कार्यकाल के बारे में भी संविधान में स्पष्ट उल्लेखित नहीं किया गया है। बस यहाँ यह बतला दिया गया है कि कार्यकाल 6 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। उन्हें कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो है वह सेवानिवृत्ति की आयु होती है। जो भी पहले हो वहाँ तक वह रहेंगे। जैसे मान लीजिए किन्हीं की नियुक्ति 58 साल में हुई है तो अब वो 65 वर्ष तक रहेंगे, ऐसा नहीं। अब यह सिर्फ 6 वर्ष वाला रूल फॉलो करेंगे। यदि किन्हीं की नियुक्ति 64 साल 9 महीने, उनका एज है 64 साल 9 महीने, और अब वह इलेक्शन कमीशन में नियुक्त होते हैं, तो अब वह 6 वर्ष वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे। अब वह मात्र 3 माह, क्योंकि 3 माह बाद वह 65 वर्ष के हो जाएंगे, तो 3 माह वाला जो रूल है उन पर यह फॉलो होगा। मतलब कि दोनों में से जो पहले हो जाए, या 6 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष पहले हो, दोनों में से जो पहले हो जाए उन्हें यहाँ पर हटना पड़ेगा। वे किसी भी समय इलेक्शन कमीशन जो है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अन्य इलेक्शन कमिश्नर हो, वे किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो ये अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देंगे। यह भी हम यहाँ से याद, क्यों? क्योंकि इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये अपना त्यागपत्र भी किसको देंगे? तो ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। यह भी हम लोग याद रखेंगे। अब रहा इनको इनके पद से हटाया कैसे जा सकता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार स्पष्ट या उल्लेखित है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से अनुच्छेद 124 सब क्लोज 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को
उसी तरह से जिस तरह से आर्टिकल 124 सब क्लोज 4 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। किस तरह से? तो आपको बतलाया गया है सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में। आपको याद भी होगा कि यदि चीफ जस्टिस को यदि हटाना है तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों की हस्ताक्षर होनी चाहिए, मतलब क्या अनुमति होनी चाहिए प्रस्ताव पर। और यदि राज्यसभा में हम ला रहे हैं प्रस्ताव को तो कम से कम 50 सदस्यों की उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए आपको या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों से किसी भी सदन में आप एक संकल्प ला सकते हैं। उस संकल्प के पक्ष मतलब क्या लाने के पक्ष में राज्यसभा में से कम 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए और लोकसभा में यदि आप ला रहे हैं तो कम से कम 100 सदस्य की अनुमति होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप संकल्प लाए हैं, संकल्प पर बहस होने से 14 दिन पहले संकल्प पे उस प्रस्ताव पे उनको हटाने से जो संबंध जो आप इम्पीचमेंट लाए हैं उस पर बहस होने से 14 दिन पहले उनको आप सूचित कर सकते हैं कि आपके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो उस समय या तो वो खुद अपने पक्ष में उपस्थित होंगे या वो अपने एडवोकेट को वो भेज सकते हैं। मतलब क्या जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यादव जज को हटाया जाता है, सेम उसी प्रकार से वही प्रक्रिया अपनाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। यह हम लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 324 में यह भी उल्लेखित है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को मतलब क्या अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि वो तो हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में स्पष्ट। कैसे? तो जैसे जस्टिस हटाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अदर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन किससे राष्ट्रपति से यदि करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। मतलब क्या अदर निर्वाचन आयुक्तों को यदि हटाना है तो इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि राष्ट्रपति से परामर्श करते हैं तो या सिफारिश करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। और यदि वो खुद से हटना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसी व्यवस्था में दे सकते हैं। इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। वो वर्ष 2009 में तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त नवीन चावड़ा को हटाने के लिए सिफारिश की गई थी, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। मतलब क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वह नवीन चावड़ा एक इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्हें हटाने के लिए 2009 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन किया था, सिफारिश किया था, लेकिन राष्ट्रपति महोदय उन्हें हटाए नहीं थे। तो थोड़ा सा यह भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अब जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन जो बदलने का जो तरीका जो ट्रेनिंग चल रहा है, पहले क्या था, पहले 2 से 3 घंटा में आदमी लुसेंट पढ़ता था, लुसेंट कंप्लीट मतलब पॉलिटी कंप्लीट। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है, अब आप देखिएगा जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो कुछ भिन्न है। अब वो डायरेक्ट अब आपसे वो आर्टिकल नहीं पूछता, अब वो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन, क्योंकि वो भी अब जानता है कि विद्यार्थी अब कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटी को अब बेस्ट तरीका से पढ़ता है वो। तो इस तरह से आपको यह ध्यान रखना है नवीन चावड़ा के बारे में। अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल का दायित्व है कि आयोग को चुनाव करवाने हेतु प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाए। जैसे मान लीजिए देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है, मतलब 2019 में 2 लोकसभा चुनाव हुआ था, तो या राज्य में अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, फिर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होगा, बंगाल में भी चुनाव होने वाला है। तो इन सभी चुनावों के लिए जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र, जो पुलिस व्यवस्था होती है, जो मिलिट्री जो होती है, यह उपलब्ध कौन करवाएगा? तो यह राष्ट्रपति और राज्यपाल, जिस राज्य में होगा उस राज्य के राज्यपाल का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह चुनाव आयोग को प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाए। और कंट्री में मतलब लोकसभा चुनाव हो रहा या राज्यसभा चुनाव हो रहा है, तो इस कंडीशन के लिए, इस चुनाव के लिए राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं प्रशासनिक तंत्र को उपलब्ध करने। किसको? तो चुनाव आयोग को। किस अनुच्छेद तहत? अनुच्छेद 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत यह दायित्व दिया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं चुनाव आयोग का कुछ कार्य, इलेक्शन कमीशन का कार्य के बारे में, मतलब फंक्शन, कमीशन का फंक्शन कुछ देखें, कार्य क्या है इसका। तो चुनाव आयोग का कार्य क्या है? नाम से ही लग रहा है, चुनाव करवाना। पहला कार्य तो इसका यह होगा ही होगा, क्या? तो चुनाव करवाना। दूसरा, अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति मतलब किसका चुनाव करवाता है, यह भी तो हमें समझना होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद का चुनाव करवाता है। बस इतना ही चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है। यह भी आप याद रखेंगे। गांव के पंचायतों का, राज्य रजवाड़ाओं का,
नगर निगमों का, नगर पालिकाओं का चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता। यह आप स्पष्ट रूप से आप याद रखें। सरपंचों का चुनाव, ग्राम सभा का चुनाव, इलेक्शन कमीशन सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करवाता है। चुनाव के संदर्भ में यह अधिसूचना भी जारी करता है। चुनाव के संबंध में ये एक नोटिस जारी करता है इलेक्शन कमीशन। आदर्श आचार संहिता को लागू करवाना। चुनाव आयोग का यह काम है कि वह चुनाव से पहले, चुनाव के वक्त आदर्श आचार संहिता कब लागू करवाता है। 1971 में पहली बार यह संहिता बनाई गई थी। आदर्श आचार संहिता कब बनाई गई थी? तो 1971 में यह पहली बार बनाई गई थी। इसका उल्लंघन होने पर आयोग उम्मीदवारी खारिज कर सकता है। किसकी उम्मीदवारी? एग्जामिनर का नहीं। जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, यदि वो हनन करते हैं, आचार संहिता का यदि वो उल्लंघन करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द की जा सकती है। उनका चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जा सकता है। अथवा जिस दल से, या कोई दल ऐसा है जो आचार संहिता का जो लगातार उल्लंघन कर रही है, तो उस दल की जो राजनीतिक मान्यता है, उस मान्यता को भी चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उसे भी रद्द कर सकती है, समाप्त कर सकती है। और क्या काम है? तो मतदान सूचियां तैयार करवाना। आप जाइएगा जब मतदान देने के लिए, तो देखिएगा आपका मतदाता सूची आपको दिया जाता है जिसमें आपका नाम होता है। तो यह कार्य भी इलेक्शन कमीशन का है, मतदान सूची तैयार करवाना। यह भी इसी काम है। मतलब क्या आप कह सकते हैं कि चुनाव संबंधी जितना भी कार्य है वह सब किसका काम है? चुनाव आयोग का। चुनाव संबंधी विवादों की प्रारंभिक कार्रवाई करना चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव संबंधी यदि कोई कार्रवाई होती है, विवाद उत्पन्न होता है यदि, तो उस पर कार्रवाई करना भी चुनाव आयोग का काम है यह। लेकिन याद रखेंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देखे थे, अनुच्छेद 71 देखे थे हम लोग। आर्टिकल 71 के तहत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निपटारा है वह कौन करेगा? वह करेगा एससी, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट। उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई योगदान नहीं होगा। यह भी याद रखें। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। यह भी हमें याद रखना है। परिसीमन करना। प्रत्येक 10 वर्षों में परिसीमन किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 82 के तहत यह कहा गया। फिर कहिए कि इलेक्शन कमीशन परिसीमन हमें क्यों पढ़ना है? देखिए इससे संबंधित है यहाँ पर। अनुच्छेद 327 के तहत परिसीमन के संदर्भ में संसद कानून बनाती है। तो परिसीमन के संदर्भ में कानून कौन बनाती है? तो परिसीमन के संबंध में कानून बनाने का काम जो है यह संसद को दिया गया है। किस आर्टिकल? आर्टिकल 327 के तहत। जबकि परिसीमन आयोग का गठन किस अनुच्छेद तक किया जाता है? तो आर्टिकल 82 के तहत। परिसीमन आयोग का गठन कितने वर्षों पर किया जाता है? तो प्रत्येक 10 वर्षों पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक कुल कितनी परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है? तो अब तक कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। पहली बार 1952 में तथा अंतिम बार यानी चौथी बार 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। कब? तो 1952, 62, 73, 2002। पहली 52 में, दूसरी 62 में, तीसरी 73 में, चौथी 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। परिसीमन आयोग का काम क्या है? परिसीमन आयोग का काम यहाँ पर यह है, जो परिसीमन करना, सीमांकन करना, आप सुने होइएगा। सीमांकन करना मतलब क्या? क्षेत्राधिकार को दर्शाना कि कौन सा क्षेत्र किस स्टेट के अंतर्गत आता है। और एक नक्शा को, जैसे भी भारत का भी नया नक्शा तैयार हुआ, इसमें लद्दाख को भी अब स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में ही लद्दाख को दिखाया जाता था, लेकिन अब भारत का जो नया नक्शा आया है उसमें लद्दाख को अलग कर दिया गया है, कश्मीर को अलग, क्योंकि दोनों अब अलग अलग एक राज्य के रूप में जाने जाते हैं, एक केंद्र शासित एक राज्य के रूप में दोनों जाने जाते हैं। तो एक तरह इसका क्या हुआ? इसका सीमांकन किया गया, एक मतलब क्या, एक सीमा का अंकन किया गया। मतलब क्या, सीमा को एक तरह से निर्धारित किया गया कि यहाँ तक का सीमा कश्मीर है, यहाँ से सीमा फिर किसका शुरू होता है? तो लद्दाख का शुरू होता है। तो यही काम है परिसीमन आयोग का। प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना होने के बाद सीमांकन किया जाता है, जिससे यह पता चले कि बिहार के क्षेत्राधिकार में या यूपी क्षेत्राधिकार में या मध्य प्रदेश क्षेत्राधिकार में कितना क्षेत्र आता है और कहाँ तक इसका प्रदेश है और कहाँ तक मतलब कितनी जनसंख्या में इसकी वृद्धि हुई है। इन सभी डाटाओं को एक तरह से यह निर्धारित करता है, जिसके आधार पर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का बंटवारा, विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का मतलब सीटों का निर्धारण यह किया जाता है। जस्टिस कुलदीप सिंह चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। हमें यह यहाँ से समझना था, बस इतना समझने के लिए हमें यह पूरा पढ़ना पड़ा। मतलब क्या, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर
को पदेन सदस्य के रूप में परिसीमन आयोग में शामिल किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। वर्तमान में 1971 की जनसंख्या के आधार पर स्थानों का आवंटन तथा 2001 की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। 1971 आपको याद होगा 1971 से उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। हुआ क्या था, जनसंख्या में नॉर्थ इंडिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रहा था और साउथ इंडिया में जनसंख्या पर जो था वो कंट्रोल किए हुए था। और आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, विधानसभा व राज्यसभा इन सबों के सदस्य वोटिंग करते हैं। तो निश्चित है कि जिस स्टेट का जनसंख्या अधिक होगा उस स्टेट का लोकसभा सीटों में, राज्यसभा सीटों में और विधानसभा सीट का संख्या अधिक होगा। मतलब क्या, राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा के मतदान में उनकी भूमिका उतनी अधिक होगी। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो उत्तर प्रदेश में, पूरा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, लगभग 22 से 23 करोड़ लगभग। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख के आसपास है, लेकिन अब लगभग 22 से 23 करोड़ हो गया होगा। तो पूरा भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश का है 80 और सबसे अधिक राज्यसभा सीट भी 31 यहाँ का ही है और सबसे अधिक विधानसभा सीट भी उत्तर प्रदेश का ही 403 404 कह सकते हैं हम। कैसे है? क्योंकि इसका जनसंख्या सबसे अधिक है। तो साउथ इंडिया रिक्वेस्ट के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिलने गए साउथ इंडिया के कुछ चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि मैडम, इस तरह से यदि नॉर्थ इंडिया लगातार जनसंख्या बढ़ाते चला गया तो ये तो हम लोग के लिए परेशानी हो जाएगा। तो हम भी अपनी जनता को बोलेंगे भैया आप भी जनसंख्या बढ़ाओ, तो फिर हम क्यों अपने यहाँ कंट्रोल लगाए रहेंगे। तो वहाँ पर यह निर्धारित किया गया था, यह निश्चित किया गया था 42 अमेंडमेंट के तहत कि जो अभी जो मतलब क्या स्थानों का आवंटन है लोकसभा सीटों का, वह 1971 जनसंख्या के आधार पर ही रहेगा। यह याद रखेंगे, 1971 जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि नॉर्थ इंडिया लगातार जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका क्षेत्र, उसका योगदान अधिक बढ़ता जाएगा राष्ट्रपति चुनाव में, और राष्ट्रपति के चुनाव में जिसका योगदान उतना अधिक रहेगा उतना अधिक उस राज्य को फेवर में वो निर्णय जाएगा। तो इस कारण से 42 अमेंडमेंट 1971 के तहत यह निर्धारित किया गया, जो लोकसभा व विधानसभा का सीटों का आवंटन जो है वह 1971 की जनसंख्या के आधार पर रहेगा 2000 तक। मतलब 2000 के बाद जो लेटेस्ट जनसंख्या जनगणना आएगा उसके बाद फिर से निर्धारित किया जाएगा। फिर जब यही 2000 ईस्वी जब आया तो उसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक याद आया कि 2001 के बाद अमेंडमेंट हुआ है, मतलब कि 2000 के बाद जो लेटेस्ट जो जनगणना होगा, और जनगणना प्रत्येक याद रखेगा हमेशा, जनगणना उसी वर्ष होगा जिस वर्ष के लास्ट में एक हो। तो 2001 में जनगणना होने वाला था। तो वाजपेयी जी ने क्या किया, 84 अमेंडमेंट 84वां संविधान संशोधन करके उन्होंने यह फिक्स कर दिया जो 2026 तक लोकसभा व विधानसभा सीटों का जो निर्धारण है वह 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही रहेगा। 2026 के बाद जो लेटेस्ट जनगणना होगा, मतलब क्या 26 बाद कब होगा जनगणना, 1931 मतलब 1931 में। रिपोर्ट कब आएगी, 32 से 30 में। तो उसके बाद लोकसभा व विधानसभा सीटों का आवंटन होगा। आपको पता भी होगा इसी कारण से अब भारत में एक नया संसद भवन भी बनाया जा रहा है, जिसका एक बोल सकते हैं टेंडर किसने लिया, तो टाटा कंपनी ने उसका टेंडर लिया। लगभग 900 करोड़ रुपया उसकी लागत है और पुराने संसद भवन को अब म्यूजियम के रूप में बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि 1931 में इसकी सीटों में बढ़ोतरी होगी और पुराना जो संसद भवन है वह इतनी कैपेसिटी को सक्षम करने में नहीं है, मतलब क्या उतना सीट इसमें नहीं बढ़ सकता, मतलब क्या नहीं बिठाया जा सकता उतने मेंबरों को यहाँ पर। तो 2026 तक के लिए सीट का फिक्स कर दिया गया। लेकिन 2001 में क्या किया गया, 2001 की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया कि ये निर्वाचन क्षेत्र इसका है, ये निर्वाचन क्षेत्र इसका है। इस तरह से मतलब क्या अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित किया गया, इसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया। यह 2001 की जनगणना के अनुसार घोषित किया गया। वर्ष 2026 तक यही परिसीमन आयोग रहेगा। 84वां संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया, यह हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 329 के तहत परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब क्या परिसीमन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसे लेकर कोई भी किसी भी न्यायालय, मतलब क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक को दे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक में भी इसकी सुनवाई नहीं हो सकती परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता कैसे मिलता है। वर्तमान समय में लगभग 1441 मतलब कि लगभग 1500 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल की मान्यता हेतु 10,000 रुपये शुल्क तथा 100 सदस्यों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में कुल 8 राष्ट्रीय दल तथा
49 राज्य दल हैं। वर्तमान समय में 2021 वर्तमान समय में कुल 8 राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी और 49 जो है यह क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भारत में अभी विद्यमान है। अब है कि नेशनल पार्टी, तो नेशनल पार्टी वर्तमान में 8 है। इसकी मान्यता निम्न आधारों पर दी जाती है। नेशनल पार्टी कुल कितने अभी वर्तमान में, तो नेशनल पार्टी जो है अभी वर्तमान में कुल 8 है। तो फिर पूछ सकता है आपसे कौन कौन सा है, तो बता सकते हैं कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना 1825 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में, सॉरी। और सोनिया गांधी भी इसके अध्यक्ष हैं। भाकपा इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। एस सुधाकर रेड्डी इसके संस्थापक थे। माकपा 1964, सीताराम येचूरी इसके संस्थापक। भाजपा 1980 जिसके अध्यक्ष अभी नड्डा जी हैं। और बसपा मायावती 1984। तृणमूल कांग्रेस 1998 ममता बनर्जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 जिसके संस्थापक शरद पवार। सितंबर 2016 में तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, किन राज्यों में, तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय में राज्य दल का दर्जा होने के कारण राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। यह याद रखेंगे हम लोग। तो राष्ट्रवादी तृणमूल कांग्रेस को ये अभी हाल ही में राष्ट्रवादी मतलब नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। तो यह भी हम यहाँ से याद रखेंगे। अब देखते हैं नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की कुल सीट का 4 सीट प्राप्त करने पर। वैध मत यहाँ पर स्पष्ट मतलब है, चुनाव में कुल मत नहीं बोल रहा है, कुल मत नहीं बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोला, वैध मत। मतलब क्या, नोटा जैसे हुआ या कुछ मत जो रद्द हो जाता है, कैंसिल होता है, उन सब वोट को नहीं जोड़ना। सिर्फ वैलिड वोट का 6%, यह याद रखना है। वैलिड वोट 6% तथा लोकसभा की 4 सीट प्राप्त करने पर, पहला कंडीशन। या लोकसभा की कुल सीटों का 2%, या लोकसभा की कुल सीटों का 2%, मतलब क्या, 11 सीट प्राप्त करने पर। ये सीटें, यह जो 11 सीटें किसी एक राज्य से नहीं होनी चाहिए, ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त होना चाहिए। यह भी फिक्स है। कम से कम 3 राज्यों मिलाकर आपको 11 सीट होनी चाहिए। किसी एक राज्य में यदि आपको 11 सीट हो जाता तो नहीं होगा, कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। या कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा होने पर। तो तृणमूल कांग्रेस को कैसे मिला, तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय, इन 4 राज्यों में से राज्य दल का दर्जा प्राप्त था। इसलिए इसे इस बेस पर इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। समझ गए मेरी बातों को। कम से कम 4 राज्यों में जिस पार्टी को राज्य दल का दर्जा होगा उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब रहा कि राज्य दल का दर्जा कैसे प्राप्त होता है। तो राज्य दल के दर्जा के लिए वैध मतों का 6%, कुल जितना स्टेट में जो वोटिंग हुआ है उसका वैलिड वोट का कुल 6%, तथा लोकसभा के प्रत्येक 25 सीट पर 1 सीट प्राप्त करने पर। लोकसभा जैसे मानिए 545 सीटें, 543, तो 25 सीटों पर 1 सीट आपकी पार्टी को होना चाहिए। प्रत्येक 25 सीट पर 1 सीट यदि आप प्राप्त करते हैं तो भी आपको राज्य दल का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, या विधानसभा की कुल सीटों का, जैसे मानिए बिहार में कोई विधानसभा सीट है 243, यूपी में है कुल 403, तो कुल सीटों का 3% अथवा 3 सीट प्राप्त कर रहे हैं, या नहीं तो आप 3% कुल प्राप्त कीजिए, कुल सीटों का 3% अथवा 3 सीट प्राप्त करने पर। इनमें से जो भी अधिक हो, दोनों में से जो अधिक हो, या चुनाव में वैलिड मतों का 8% प्राप्त करने पर। किस चुनाव में, तो VS के चुनाव में, और यहाँ किस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, दोनों अंतर है। यहाँ लोकसभा चुनाव में कम से कम वैध मतों का 6%, और यहाँ विधानसभा के चुनाव में वैध वोटों का कितना प्रतिशत, तो कम से कम 8% प्राप्त करने पर। और यहाँ क्या है, विधानसभा की कुल सीटों का जितना सीट है उसका 3%, यहाँ वोटिंग प्रतिशत नहीं है, यहाँ कुल सीट का 3%, कन्फ्यूज नहीं करना, यह भी याद रखें। यहाँ कुल सीटों का, उस राज्य में कितना विधानसभा सीट है उसका 3% या 3 सीट होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग आज इलेक्शन कमीशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास किए, और आप देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित जो भी प्रश्न अब आपको मिलेगा वो आपसे बन जाएगा।
निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं और ये भी सिविल सेवा के लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। कलेक्टर यह सब काम करता है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहता है। ऐसा वह भारत तथा विश्व में सक्रिय क्रियाशीलता, भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है। मतलब क्या भारत का चुनाव आयोग है वह विश्व में एक श्रेष्ठ संस्था के रूप में उभरना चाह रहा है और ऐसा वह कर भी रहा है। भारत का चुनाव आयोग जो है वह स्वतंत्रता, स्वायत्तता तथा अखंडता को बनाए रखता है। यह भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशेषता है भारत के चुनाव आयोग की। अभी तक पूरी दुनिया में एकमात्र इलेक्शन कमीशन है इंडिया का जिस पर अभी तक कोई उंगली नहीं उठाया, सही उंगली। वैसे तो विपक्षी पार्टी हमेशा कहते रहते हैं ईवीएम सेटिंग है, ईवीएम में ये है वो है, लेकिन कोई अभी तक सेटिस्फाई नहीं कर पाए उस ईवीएम को कि यस इस ईवीएम में खराबी है और इस ईवीएम से सिर्फ बीजेपी को ही वोट जा रहा है, इस ईवीएम से सिर्फ कांग्रेस को ही वोट जा रहा है। तो यह सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना हमें। तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में समझने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। तो आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप यह वीडियो शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।